पिछले जो लेक्चर लिया था अपन ने, उसमें अपन ने एक नई सीरीज चालू करी थी, हैंडी होम्योपैथिक टिप्स। होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, होम्योपैथी लवर्स के लिए, कि कुछ ऐसे बड़े बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास ऐसे हैंडी टिप्स होते हैं जो अगर आपको पता हो तो आपको उसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर आपका रिपीटेड एक्सपोजर हुआ है और आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा भी नहीं रहता है कि आपको पहले सिम्टम्स लेना है, फिर उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करना है। मतलब वो अप्रोच जो है एक क्लासिकल क्रॉनिक अप्रोच, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सीधा सीधा स्ट्रेट रहती हैं कि इसकी ये इस तरीके से, ये ऐसा है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जितनी भी बातें होती हैं उसमें एक मेरी लगातार और सबसे बड़ी कोशिश ये रहती है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए कि उनको जिंदगी के ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज भी बताऊं मैं कि कोई भी एक अगर पकड़ जाए और किसी की भी एक अगर प्रैक्टिस आपको पकड़ जाए तो आपको अनप्रेजुडिस्ड माइंड, वो मेंटल स्टेट हासिल करना आसान हो जाए, क्या ना। क्योंकि मेरे लिए तो ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज जैसी हैं। जिस तरीके से हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं और हमारे सामने गणित का, मैथमेटिक्स का कोई सवाल आता है और अगर हमें फॉर्मूले पता है, एक आदमी को पता है और एक को नहीं पता है, तो सोचो जिसको नहीं पता है वो कैसे उलझ रहा है उस सवाल से, और जिसको पता है वो फॉर्मूला उसने लगाया और सवाल को हल कर लिया। उसी तरीके से ये जो चीज़ें आती हैं, गीता से आती हैं, कुरान से आती हैं, जिस भी चीज़ से आती हैं, ईश्वर के महान पैगंबरों ने, अवतारों ने जिन चीज़ों को पहुंचाया है, ये भी एक फॉर्मूलेज जैसे ही हैं मेरी नज़र में, जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में लगाएं तो आपकी ज़िंदगी के सवाल हल हो जाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर के बाद जो लास्ट लेक्चर हुआ हमारा वैक्सेशन पे, एंगर पे, उसमें एक अपने सुनने वाले ने कहा कि सर, सुनने वाले ने फेसबुक पे कमेंट किया कि सर प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, आई एम जस्ट फेड अप ऑफ लिसनिंग दीज सेम मॉरल थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। अभी उसको पता ही नहीं है कि मोरालिटी और विजडम में क्या फर्क है। मोरालिटी ओढ़ी हुई हो सकती है, आपका अपना स्वभाव नहीं है, लेकिन आपने कहीं से सुन लिया है, जैसे स्टेफी सग्रिया सुन लेता है कि सच बोलना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, इस तरह के बिनेवलेंट लोग, या तो वो एक इमेज में गिरफ्तार हो जाता है कि सब उसको अच्छा बोलते हैं। अब उसको इमेज को मेंटेन करने के लिए वो अपनी भावनाओं को दबाता है। बात समझ में आई? क्योंकि कोई चीज उसके अंदर से पैदा नहीं हुई है, उसने किसी ऐसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करी है कि कुछ चीज का अपने आप उसके अंदर पैदा हुआ। ये सब चीजें आप पैदा नहीं कर सकते, आपको एक प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है, फिर चीजें अपने आप
आती है, वो गिफ्ट होती है, वो ऊपर वाले के गिफ्ट की तरह होती है। व्हाट ही वाज सेइंग, सेम मोरालिटी झूठी हो सकती है, मोरालिटी ओढ़ी हो सकती है, मोरालिटी से लोग बाग बीमार पड़ सकते हैं, बट एक आध्यात्मिक अनुशासन जो आता है, ये फॉर्मूलेज हैं भैया, ये मोरल की बातें नहीं है, ये फॉर्मूलेज हैं। इनको आप अपनी जिंदगी में लगाएं और रिजल्ट देखें। सिंपल सर, ये बिल्कुल ऐसी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उसके बाद फिर अपन आएंगे। ये भी उसी लिए है ये एग्जांपल्स भी, कि आपको शायद कोई चीज पकड़ जाए और आप अनप्रेजुडिस माइंड होने में आपको ये मदद करे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, ये जवाब के तौर पे है उस चीज के, कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आप बताना कि ये मोरालिटी की बातें हैं कि ये लाइफ चेंजिंग फॉर्मूलेज हैं। तो ऊपर वाले के महान अवतारों में से एक 2500 साल पहले करीब करीब हिंदुस्तान में हुए गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, वो जिस बुक में कंपाइल करके रखी गई हैं, उसको कहा जाता है धम्मपद। बुद्धिस्ट धर्म को धम्म कहते हैं, धम्म के पद है, ये धर्म के फॉर्मूले हैं, ये नियम कायदे हैं। उसमें एक जगह वो ये बोलते हैं, उनका जो सबसे पहला चैप्टर है उनका, है ना, उसका नाम है द पेयर्स। उसके पहले ही श्लोक में बुद्ध ये कहते हैं, सुनना ध्यान से, माइंड प्रिसीड्स ऑल मेंटल स्टेट्स। जो भी मेंटल स्टेट आपकी है, जो भी मनस्थिति में आप जी रहे हो, आप दुख में जी रहे हो, आप सुख में जी रहे हो, आप ईगो में जी रहे हो, आप ईर्ष्या में जी रहे हो, आप लालच की मेंटल स्टेट है आपकी, काम की मेंटल स्टेट है, क्रोध की मेंटल स्टेट है, लालच की मेंटल स्टेट है, ईगो की है, जेलेसी की है, जो भी मेंटल स्टेट किसी की है, माइंड प्रोसीड्स, उसके पीछे मन होता है। माइंड इज देयर चीफ, मन उनका मुखिया है। क्या कहते हैं आगे, सुनना ध्यान से। आप माइंड के थ्रू सिलेक्शन करते हैं, आपको ह्यूमन माइंड को समझने में आसानी होगी। ये फॉर्मूलेज हैं जिससे आप इंसान की जिंदगी के बंद तालों को खोल सकते हैं। क्या कहते हैं, माइंड इज देयर चीफ, दे आर ऑल माइंड रॉट। ये सब मन की ही उपज है, ये सब मन की ही पैदाइश है। और आगे इसी में बोलते हैं, इफ विथ एन इम्प्योर माइंड अ पर्सन स्पीक्स और एक्ट्स। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन इम्प्योर माइंड के साथ स्पीक करता है या एक्ट करता है, और व्हाट इज इम्प्योर माइंड, वही जिसको मुस्लिम्स में शैतान का बहकाना कहा जाता है। क्या आपने अपनी जिंदगी में जो फैसले लिए, जो कुछ भी किए, उस वक्त शायद आपकी मेंटल स्टेट जो थी वो या तो काम की थी, या तो क्रोध गुस्से की थी, या तो लोभ की थी, या तो मोह की थी, या तो जेलिसी की थी, या तो ईगोटिज्म की थी। कोई इम्प्योर स्टेट थी माइंड की, और उससे आपने एक्ट किया। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इफ विद एन इम्प्योर माइंड अ पर्सन स्पीक्स और एक्ट्स, अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन इम्प्योर माइंड के साथ बात करता है, ये एक्ट करता है, सफरिंग फॉलोज हिम लाइक द व्हील दैट फॉलोज द फुट ऑफ द ऑक्स। बिल्कुल उसी प्रकार से कि बैलगाड़ी के का पहिया जिस तरीके से बैल के पीछे पीछे चलता है, सफरिंग्स उसको वैसे ही फॉलो करती है। अब ये मॉरल बातें, पागल हो गए हो? These are life changing formulas, करके देख लो। और यहीं पे जस्ट एक दूसरे श्लोक में बुद्ध कहते हैं, सेम चीज कहते हैं कि माइंड प्रीसीड्स ऑल मेंटल स्टेट्स, माइंड इज देयर चीफ, दे आर ऑल माइंड रॉट। इफ विथ अ प्योर माइंड अ पर्सन स्पीक्स और एक्ट्स, अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान प्योर माइंड के साथ स्पीक्स करता है, बात करता है या एक्ट करता है, जो भी लाइफ में, मन में उसको कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं, ये चीज मना की गई है, इस चीज की मनाही है,
बात समझ ना, ये मना की गई है। तो नियम ये है, किसी से सीरियसली वादा किया है तो वो पूरा करने का नियम है, चाहे मन में कुछ भी चल रहा हो। इस तरह के नियम से, प्योर माइंड से आदमी नहीं यार ये इसका हक है, ये इसको देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? इफ विथ अ प्योर माइंड कोई किसी के मन में बहुत दया है लोगों के लिए, वो दान देता है, वो ज़कात देता है। तो क्या कह रहे हैं? इफ with a pure mind a person speaks or acts, happiness follows him like his never departing shadow. तो हैप्पीनेस उसको, खुशियां उसको वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे कि उसका कभी साथ ना छोड़ने वाली उसकी छाया, उसकी शैडो। सी, these are moral things. Tell me doctor, these are moral things. कि आपने जबरन ओढ़ लिया, अंदर से गुस्से में उबले जा रहे हो, उबले जा रहे हो, उबले जा रहे हो, उबले जा रहे हो, इंडिग्नेशन पला हुआ है, और ऊपर से कभी गुस्सा नहीं आता। देखना, अगर एंगर के अंदर जो आप रूब्रिक देखेंगे एंगर, उसमें एक सब रूब्रिक है नेवर एंग्री, कभी गुस्सा नहीं दिखता, स्टेफिसग्रिया। और सबसे ज्यादा जिसको गुस्से, इंडिग्नेशन, इन सब चीजों से परेशानी होती है पूरी मटेरिया मेडिका में, उसमें टॉप की रेमेडीज में से है स्टेफिसग्रिया। स्टेफिसग्रिया, कोलोसिंथ लाइक रेमेडी है ना, और नेवर एंग्री लिखा हुआ है। मतलब अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे देख रहे हो तो, और लोग बाग बोल रहे हैं कभी इनको तो गुस्सा आता ही नहीं। आया था वो कल एक पेशेंट, कभी गुस्सा नहीं आता, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी किसी पे रोष व्यक्त नहीं किया, 5 टाइम का नमाजी है, संतुष्ट, बोले मैं तो खुश रहता हूं भाई। लेकिन लास्ट में पूछा कि जिंदगी में, दिल में कभी भी, कितनी भी पुरानी, नई पुरानी, किसी तरह की कोई टीस, कोई दुख, कोई मलाल, कुछ ऐसी कोई चीज जिसका बहुत इफेक्ट पड़ा हो आप पे? हाँ साहब, मेरी 2 गैस एजेंसियां हुआ करती थी। एक जो बड़ी वाली गैस एजेंसी थी, 30,000 ग्राहक थे मेरे। तो वहां के किसी नेता ने, और मैं कभी आज तक कभी कोई गलत काम किया नहीं, करता ही नहीं हूँ भैया, मैं तो बहुत ऊपर वाले से डरने वाला आदमी हूँ। 5 टाइम की मैं नमाज पढ़ता हूँ, हज भी करके आ गया हूं मैं। तो ये आदमी जब अपने मैं को बताने की कोशिश करता है आपको, तो आपको पता चल जाता है उसने बताया नहीं कि ईगोटिज्म है। वो बार बार आपको अपने मैं की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। पहचानो मैं कौन हूं, मैंने हज किया है, आई नेवर आस्क्ड, मैं 5 टाइम का नमाजी हूं, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता हूं। तो वहां के किसी पार्षद ने कुछ ऐसी कि भाई इनके वर्ग में धांधली ये करके उससे एजेंसी छीनवा ली, अपने किसी, होता है सत्ता परिवर्तन होता है, सब अपने अपने हिसाब से फिर अपने हिस्से सेट करते हैं। बोले वो है इंडिग्नेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट, बट ही नेवर लुक्स एंग्री, ही नेवर एंग्रीज, कभी गुस्सा नहीं आता। जो जाता कहाँ है भाई, जो चल रहा है? एंगर इज एनर्जी। गुस्से में कैसे कैसे काम करते हैं लोग बात, इतना बड़ा पत्थर उठा के किसी के ऊपर पटक देते हैं जो आमतौर पे नहीं उठा सकते, लेकिन गुस्से में उठा लेते हैं। बहुत जबरदस्त, बहुत तेज ऊर्जा, एंगर। अब या तो उसका सदुपयोग होगा, सो एक्ट विथ प्योर माइंड, एंगर के बहाव में आके नहीं, और एक्ट विथ इम्प्योर माइंड, एंगर के बहाव में आके कर लो। तेरी ऐसी तैसी, नहीं दे रहा तेरे पैसे, जो करते मने कर ले, कहीं लिखा थोड़ी ना है, मुंह जबानी लेना। फिर यहीं से चेन शुरू होती है, दुश्मनी की, बैर भाव की, कोर्ट कचहरे की, खून खराबे की, और आदमी ऐसे उलझता चला जाता है, टेंशन में, तनाव में, बीमारियों में, दुनिया भर की चीजों में।
अब इस तरीके से आपको अगर माइंड की आप समझोगे फॉर्मूलेस के थ्रू, तो आप इजीली फील कर पाओगे अपने पेशेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस में बेहतरी होगी, ज़्यादा बारीकी से पकड़ पाओगे चीज़ों को. सो दीज आर नॉट moral things, these are life changing formulas directly given by the God Almighty through his messengers. ठीक है. तो जिस पे अपन बात कर रहे हैं हैंडी होम्योपैथिक टिप्स, तो ये भी एक हैंडी होम्योपैथिक टिप्स की तरह आप लीजिए कि किस तरीके से आपको एक्ट करना है जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनप्रेजुडिस हो सकें और सक्सेसफुल हो सकें. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं होम्योपैथी में जो बड़ी हैंडी है ना, हम उनका यूज़ भी करते हैं, लेकिन सुनी सुनाई यूज़ कर लिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्फ़ा अल्फ़ा, बहुत सारी हमारी मटेरिया मेडिका में इस तरह की टॉनिक टाइप की रेमेडीज़ हैं जो एज ए टॉनिक काम आती हैं. लोग बाग आमतौर पे अल्फ़ा अल्फ़ा क्यों देते हैं? दुबले पतले हैं, भूख नहीं लगती है ना. लेकिन आपको और थोड़ा सा अगर इसको बारीकी से समझें, आप थोड़ा सा और इसकी अगर बारीकी में जाएं, तो आपके लिए ये बहुत ही हैंडी और बहुत सारी और बड़ी बड़ी चीज़ों में, जो आप किसी क्रॉनिक केस को हैंडल कर रहे हैं और वो चल रहा है डायनेमिक डोज में. अब कोई ऐसी एक्यूट कंडीशन अगर आपके पास बीच में आ गई, तो नियम क्या है, ऑर्गेनन क्या कहती है कि अगर कोई एक्यूट कंडीशन बीच में आ गई है तो फॉरगेट अबाउट द क्रॉनिक कंडीशन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ ऑन दैट एक्यूट कंडीशन. वेदर क्रॉनिक कंडीशन में तो वो हॉट पेशेंट है, लेकिन वो अभी एक्यूट कंडीशन में चल रहा है, उसमें अभी वो चिली है. So just forget about the chronic condition, just concentrate yourself on the present acute condition and first solve it. और आप अपनी क्रॉनिक रेमेडी को, अगर आपको हो सकता है आपकी जो क्रॉनिक रेमेडी चल रही है, जो एक्यूट कंडीशन आई, तो अपनी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम रेमेडी उसके लिए एक्यूट कंडीशन में सेलेक्ट करें वो कॉम्प्लीमेंट्री या फॉलोज वेल हो, ये देखना हमारा ज़रूरी है. और अगर ऐसा नहीं मिल पा रहा है या आप इतने स्किलफुल नहीं है कि उस चीज़ को आप ढूंढ सकें, तो आपके पास ऐसी कई मदर टिंचर टाइप रेमेडीज हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं, जो आपकी हेल्प कर सकती हैं उस एक्यूट कंडीशन से इंसान को उबारने के लिए, और वो डायनेमिक डोज को डिस्टर्ब भी नहीं करती हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर मदर टिंचर्स, दे आर एक्सट्रैक्ट, दे आर डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट. वैसे कि जैसे कि आप रोज घर में हल्दी खाते हैं, है ना, धनिया खाते हैं, है ना, बहुत सारे मसाले खाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन, पुदीना लेते हैं, धनिया खाते हैं, बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू की चीज़ें रहती हैं क्रूड फॉर्म में. एंड आवर मदर टीचर्स आर जस्ट लाइक दैट, है ना. कई लोग ये गलती करते हैं कि भैया किसी को ब्लड प्रेशर निकल गया तो ब्लड प्रेशर के नाम पे राओवुल्फ या सरपेंटाइना पिला रहे हैं. अरे वो सब एक्यूट कंडीशंस के लिए हैं. अभी अगर किसी का एकदम से शूट अप हुआ है, आपको डाउन में लाना, आपको मालूम है कि इस मदर टिंचर का इफेक्ट ऐसा है जो कि बीपी को नॉर्मल कर देता है, तो 2-3 दिन चला के उसको नॉर्मल कर दो. फिर देखो भैया उसके लिए कोई क्रॉनिक रेमेडी जो उसको क्योर कर सके, है ना. अब आप बोले नहीं इसको तो चलने ही दो, आ रहे हैं 3-3 महीने से, 6-6 महीने से राओवुल्फिया पी रहे हैं. अब राओवुल्फिया के मदर टिंचर के साथ क्या होता है, दे स्टार्ट प्रूविंग होने लग जाती है, बेचारा ड्रग डिजीज में चला जाता है आदमी. एक मैंने किस्सा सुनाया भी था कि एक राओवुल्फिया खा के आया, खाता रहता, आया मेरे पास, बोलता है बड़ा विचित्र सा, बड़ा अजीब सा सिम्टम्स बताया कि डॉक्टर साहब जब मैंने रात में सोता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा सर जो है ना वो हवा में है, तकिए के ऊपर है, हवा में तैर रहा है. और जब मैंने इसको ढूंढा, शायद हेड चैप्टर में, हेड या माइंड में है, ढूंढ लेना, कि फ्लोटिंग लगता है उसको सोते टाइम, तो राओवुल्फिया इज द रेमेडी. मतलब राओवुल्फिया प्रूव कर रही है, बंद करवाया उसको, तब जाके फिर वो क्या कहते हैं उसका कंडीशन ठीक हुई. सो एज पर ऑर्गेनन आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि मेरे को कब, कहाँ, कौन सी चीज जस्टिफाइबल तरीके से यूज करनी है.
दीज आर हैंडी होम्योपैथिक टिप्स, बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, आप अपने केसेस फिर नहीं बिगाड़ोगे और सही तरीके से चीज़ों का भी, मदर टिंचर्स का भी इस्तेमाल कर पाओगे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं कह रहा था कि अपन थोड़ा सा अल्फा के बारे में आज थोड़ा सा डीपली सी बात करते हैं, क्योंकि बहुत हैंडी साबित हो सकती है मदर टिंचर। एक तो हम सबको मालूम है अच्छी तरीके से कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका एक्शन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इसका एक्शन होने के कारण जो न्यूट्रिशन के सेंटर हैं ब्रेन में, उनको उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करती है। और कैसा इन्फ्लुएंस डालती है अल्फा? फेवरेबल इन्फ्लुएंस, यानी कि भूख कम है तो भूख सही हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जो खाएगा डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, लगेगा जिस्म में। दुबला पतला है तो थोड़ा उम्र के हिसाब से जैसा गेन करना चाहिए, खाना लगना चाहिए। कई लोग बोलते हैं भूख नहीं लगती, कुछ खाते भी हैं तो लगता नहीं है, दुबला पतला है, यू डोंट नो anything, at least you can give him alpha. ये तो हम सब जानते हैं। तो ऐसा फेवरेबल इन्फ्लुएंस डालती है, एपेटाइट को टोन कर देती है, मतलब भूख लगने लग जाती है, डाइजेशन को टोन कर देती है। और जब ऐसा करते हैं तो आदमी को मेंटली भी अच्छा फील होता है, मेंटल विगर भी फील होता है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है, काम करने की इच्छा हो रही है, फिजिकल विगर भी फील होता है। जो कमजोरी सी रहती थी, थकावट सी रहती थी, नहीं अब अच्छी है, चुस्ती फुर्ती। अब कई लोग आते हैं, बड़ी समस्या रहती है, फिजिकल विगर, मेंटल विगर विद गेन इन वेट, वेट भी फिर बढ़ता है। खाना नेचुरली बात है, न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव हुआ, फेवरेबली इन्फ्लुएंस हुआ, एपेटाइट टोन हो गई, डाइजेशन टोन हो गया, खाना अच्छे से लगने लग गया, ठीक है ना। और फिर जब अच्छे से खाना मिलता है, बॉडी के सारे सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, तो उनका एक्शन इतना हार्मोनियस होता है कि पेशेंट फील वेरी फिजिकली, मेंटली एज वेल एज गेन इन वेट। एक इस तरीके से ये एक आम तौर पे जानकारी रहती है होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वालों को। तो कोई भूख नहीं लगने का केस आता है, मैंने देखा है, मैंने तो बहुत कम प्रिस्क्राइब करी है मदर टिंचर्स वगैरह अपनी लाइफ में, बट कई बार मैंने इनके एक्शंस को और इनकी अपने ड्यूरिंग क्रॉनिक ट्रीटमेंट इनकी एफिकेसी को परखा है और उससे बहुत बेनिफिट भी लिया है। और सबसे बड़ी बात, ये डिस्टर्ब नहीं करती आपकी डायनेमिक डोज को, क्योंकि वर्किंग का लेवल ही, एक का लेवल फिजियोलॉजिकल है और एक का लेवल जो है वो डायनेमिक है। दीज थिंग्स यू शुड नो, ठीक। सो एक सुनना, बड़ी अच्छी बात, शायद लोग बाग ध्यान नहीं देते या समझते नहीं या समझने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं डिसऑर्डर्स, ना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। कहते हैं अल्फा के बारे में टेक्स्ट कहते हैं, डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय माल न्यूट्रिशन। ऐसा कोई भी डिसऑर्डर बॉडी में कि आपको लग रहा है कि इसको खुराक प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से, या जो ये खा रहा है इसके शरीर में नहीं लगने की वजह से इसको ये दिक्कत आ रही है। मेन प्रॉब्लम जो है कि खाना नहीं लग रहा है, बाकी फिर दुबलापन होना, जल्दी थक जाना, जल्दी हाँफ जाना, दुबले कमजोरी फील होना, पढ़ने में मन नहीं लगना, काम में मन नहीं लगना, ये सब तो फॉलो करेगा ही। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी? माल न्यूट्रिशन। बहुत समय से सही से भूख नहीं लगती इसको, कुछ खाता तो ये शरीर में लगती भी है, तो खाता है जो भी, तो शरीर में लगता नहीं है, ये कंडीशन है। मेन जो न्यूट्रिशन, जहाँ से ऊर्जा मिलती है हर चीज के लिए, वही प्रभावित है। तो ये बोल रहे हैं कि डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय माल न्यूट्रिशन आर मेनली विद इन थेराप्यूटिक रेंज ऑफ दिस रेमेडी। ऐसे कोई भी हो, मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल,
न्यूरास्थेनिया। व्हाट इज न्यूरास्थेनिया? कमजोरी, वीकनेस, ऐसी वीकनेस कि जान नहीं लग रही है, ऐसा लगता है थोड़ा चलो तो पैर जवाब दे जाएंगे, बैठना पड़ता है, ऐसा लगता है लेट जाओ, ज्यादा देर बैठो तो कमर वगैरह में कमजोरी लगती है, ज्यादा देर ऐसे रहो तो गर्दन में ऐसी लगती है, कमजोरी लगती है, ऐसा लगता है टिका लो, ऐसा लगता है लेट जाओ, ऐसी कमजोरी न्यूरास्थेनिया, नर्व्स थक गई। अब यहां पे एक मेन डिफरेंस अल्फा अल्फा देने से पहले ध्यान दे लेना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी कि अगर ये रीजन यहां पे निकला कि ऐसी न्यूरास्थेनिया, ऐसी कमजोरी की कंडीशन क्यों आई है, क्योंकि ये अभी एग्जाम का टाइम आया तो हफ्ते भर से ये दिन रात जग के एक सा खूब पढ़ाई कर लिए, नींद ढंग से नहीं ली, मतलब इनने अपने नर्वस सिस्टम को ओवर एक्सर्ट कर लिया। ठीक है ना। मेरे एक फ्रेंड थे, आजकल वैसे भी लिव इन का करेक्ट टाइम चल रहा है, लिव इन के सर्टिफिकेट बन रहे हैं भाई। कल मुझे पता चला, मेरी वाइफ लॉयर है, कोई केस डील कर रही थी तो बता रही थी मुझे, उसके पास कोई केस आया था तो लिव इन के सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं। वो आया मुझसे कहती देखो ज्यादा आइडियाज नहीं लाना अपने दिमाग में। ठीक, खैर ये बीवियों का काम होता है। ठीक, खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो फ्रेंड थे, वो लिव इन में रहते थे, उनके साथ जो लिव इन में रहती थी लड़की, वो बहुत लंबे समय से 3-4 महीने से गई हुई थी अपने घर, अपने परिवार वालों के पास। फिर जब वो आई बहुत समय बाद, तो 3-4-5 दिन तक एक्सेस इंटेलिजेंस हो गया, सेक्सुअल इंटेलिजेंस एक्सेस। फिर क्या हुआ, इस इंटेलिजेंस के बाद जो मेरे फ्रेंड थे उनका सिस्टम बॉडी जवाब देगी, घबरा गए, खुद डॉक्टर, ये तो इम्पोटेंसी हो जैसी हो गई, देयर इज डिजायर बट देयर इज नो इरेक्शन, थक गया सिस्टम, अति बचा दिया आपने। अगर ऐसा कोई रीजन हो न्यूरास्थेनिया का, मेरे पास एक केस आया था, मैंने बताया था आप लोग को शायद, तुम्हारे वहां से आया था, तुम्हारे होम टाउन से। उनको 2 लोग पकड़ के लेके आए थे, पाँव में जान नहीं थी, बड़ी मुश्किल से पाँव को जमा पाते थे, कमजोरी, और छोड़ दो तो थोड़ा सा यूं यूं करके दम से गिर जाएंगे। नागपुर गए थे किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाने के लिए, उस न्यूरोलॉजिस्ट ने क्या बोला, कोई इंजेक्शंस बताए वीकली या फोर्टनाइटली लगने के 50,000 रुपए के, और ऐसे कितने 6 या 8 इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद भी देखेंगे कि कोई गारंटी नहीं है। होते होंगे कोई इंजेक्शन जो कोशिश करते होंगे नर्व्स को स्टिमुलेट करने की, बिकॉज देयर इज ग्रेट न्यूरास्थेनिया। अवेनस सटाइवा पिलाना चालू करी, दूसरे दिन से भैया चलने लग गए, उनको लगा कि जादू हो गया, हमको भी लगा जादू हो गया, ऊपर वाले ने सही सिलेक्शन करवा दिया, सही समय पे सही जगह ध्यान चला गया। अब यहाँ पे आप अल्फा अल्फा दोगे तो फायदा नहीं होगा, फिर आप बोलोगे होम्योपैथी काम नहीं करती, तुक्का है, बिकॉज उसके पीछे कारण माल न्यूट्रिशन नहीं था, पेट की गड़बड़ी नहीं थी कि बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत समय से भूख नहीं लगती है, बहुत समय से खाता तो खूब हूं, सब है घर में, लेकिन लगता नहीं है कुछ, ये रीजन से न्यूरास्थेनिया है, देन अल्फा अल्फा। और अगर वो रीजन से न्यूरास्थेनिया है, देन अवेनस सटाइवा। कुछ नहीं समझ में आता तो फिर मिला के ही देते हैं लोग बाग, है ना, दैट इज एब्सर्ड थिंग।
ठीक है। सो न्यूरास्थेनिया समझ में आया? क्योंकि ताकत मसल्स में नहीं होती, ताकत होती है स्नायुओं में। एक कोट है स्वामी विवेकानंद का कि मुझे ऐसे युवा चाहिए जिनके वज्र जैसे स्नायु हो। क्यों नहीं बोला कि जिनकी वज्र जैसी मांसपेशियां हो? क्योंकि ताकत मांसपेशियों में, मसल्स में नहीं है, ताकत है नर्व्स पे, स्नायु। जितना पावरफुल नर्वस सिस्टम है आपका। बात समझ में है ना? तो न्यूरास्थेनिया रीजन क्या है? अल्फा अल्फा के केस में माल न्यूट्रिशन वाला मामला दिख रहा है ज्यादा, और अविना सटाइवा के केस में ओवर मेंटल एक्सर्शन, ओवर की अपने आप को इस्तेमाल कर लिया किसी भी रूप में। उनने सेक्सुअल इस्तेमाल किया था, आप मेंटली इस्तेमाल कर दिया, किसी ने ज़्यादा पढ़ लिख लिया, ज़्यादा काम आ गया। अक्सर न्यूरास्थेनिया के केसेस आते हैं अपने पास, लोगों को लगता है बड़ी कोई नर्व की बीमारी हो गई, क्योंकि लोग बाग होम्योपैथ के पास कम जाते हैं, ज़्यादातर भगते हैं, दे आर गो फॉर न्यूरोलॉजिस्ट, सब हो जाता है, MRI ये वो दुनिया भर की चीज़ें। अरे बाप, अल्लाह रहम करे, है ना? सीए लोगों को दिक्कत होती कब? जब वो क्लोजिंग टाइम आता है मार्च का 31, भीड़ लगी रहती है, दुनिया भर के काम रहते हैं, खूब मेंटल वर्क रहता है, दिन दिन रात काम चल रहा है। उसके बाद ऐसी अगर न्यूरोस्थेनिया की कंडीशन आई, कई बार लोग डर जाते हैं कि कहीं पैरालिसिस तो नहीं हो गया। ठीक, तो फिर अवीनस सटाइवा, नशा पत्ती की अगर आदत रही हो, यह है, या नशा पत्ती की वजह से गांजा पी लिया, भांग पी लिया खूब, है ना, मॉर्फिन हैबिट्स है, ये है वो है, और उसकी वजह से नर्वस सिस्टम का यह हाल हो गया, न्यूरास्थेनिया हो गया, एंड हिस्ट्री सम काइंड ऑफ दिस ड्रग अब्यूज, देन ऑल्सो अवीनस सटाइवा इज ए ग्रेट रेमेडी। उसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि फॉर मॉर्फिन हैबिट, बट नो, आई हैव यूज्ड इट एंड ऑलवेज फाउंड अप टू द मार्क। बात समझ में आ गई? ठीक, तो डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। ठीक, तो कोई भी ऐसा डिसऑर्डर, ठीक, अब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए, सुनो, न्यूरास्थेनिया के बाद एक बड़ा अजीब सा लिखा है डॉक्टर बोरिक ने, जब वो कहते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय माल न्यूट्रिशन आर मेनली कम्स इन द थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ दिस रेमेडी, जस्ट लाइक न्यूरास्थेनिया। एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, स्प्लैंचनिक ब्लूज। व्हाट इज दिस स्प्लैंचनिक ब्लूज? स्प्लैंचनिक ब्लूज, स्प्लैंचनिक उन सब ऑर्गन को बोला जाता है जो डायफ्राम के नीचे हैं, सब स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये वो, लिवर, और कोई भी ऐसा ऑर्गन आपको, पेशेंट ऐसे आया, भूख नहीं लगती है, गैस बनती है, फैट खाते हैं तो नहीं पचता है, कोई तली हुई चीज खा लिए, तो आपको मालूम है तली हुई चीज खाने से इसको दिक्कत हो रही है, तो प्रॉब्लम लीवर से सेंटर्ड है, क्योंकि लीवर का काम है उसको पचाना, बाइल बनाना। इतना तो आपको एक एज ए डॉक्टर कॉमन सेंस मालूम होना चाहिए। ये सब चीजें, मतलब ऐसा कोई ऑर्गन अफेक्टेड है जिसकी वजह से डाइजेशन के लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जो खाया है काफी बाद तक भी उसके उसी की टेस्ट वाली डकार रहती है, मतलब खाना स्टोमक में ही है, ये अपना काम नहीं कर रहा है, उसको नीचे नहीं सरका रहा है, यही पड़ा हुआ है, यहीं पे वो फर्मेंट हो रहा है, और इसीलिए उसके टेस्ट वाली डकार आ रही है। तो कोई भी ऑर्गन न्यूट्रिशन का या पेट का, एब्डोमेन का, आपको उसकी प्रॉब्लम देख के लगे, और कारण क्या बताइए, कब से भूख कब से नहीं लग रही है, कॉन्स्टिपेशन कब से है, आया दुबला पतला कमजोर सा,
चेहरे में खुशी नहीं दिख रही है, परेशान सा दुखी टाइप का आदमी। और एक मेन रीजन है इसके साथ, जब से वो दुखी है, किसी भी बात से दुखी रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तब से उसको भूख लगना बंद हो गई है, या अच्छे से भूख नहीं लगती, या जो खाता है जिस्म में लगता नहीं है, या तेल नुकसान कर देता है, लीवर की गड़बड़ी है, या वही वाले स्टोमक की गड़बड़ी है, यहाँ जलन होना, हार्ट बर्न होना, या जो खाया वैसी डकार आना। लेकिन ये सब कब से है? ये सब कब से है? ये और उसकी वजह से दुबला हो रहा है। नेचुरल सी बात है, मालन्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए दुबला भी हो रहा है, कमजोरी भी रहती है, काम में मन भी नहीं लगता, उत्साह भी नहीं आता, ना मेंटल विगर है ना फिजिकल विगर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिख रहा है पेट की गड़बड़ियां हैं, बताया कभी गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डकारें आती, वॉटेवर। जो खाता तो अच्छा वो लगता नहीं है, वॉटेवर, वो जो भी बताए। लेकिन ये सब चीजें कब से हैं? जब से वो किसी बात को लेकर डिप्रेशन में रहने लगा है। ये कॉम्बिनेशन अब आप ढूंढोगे, कोई रेमेडी ढूंढोगे, मेंटल स्टेट को समझोगे, लेकिन इस कॉम्बिनेशन को ये मदर टिंचर अल्फा अल्फा भी कवर करती है। क्या लिखा हुआ है? स्प्लैंचनिक ब्लूज। ब्लूज का यहां बोला है डिप्रेशन से मतलब है डिप्रेस्ड कंडीशन में, सैडनेस की कंडीशन में, दुखी कंडीशन में अगर आदमी रहता है, या किसी बात को भी लेके लंबे समय से है दुखी, और उसको पेट की इस तरह की कोई गड़बड़ी है, पेट आपको लग रहा है पेट की ओर नहीं, या तो स्टोमक ढंग से काम नहीं कर रहा है, या इंटेस्टाइन में प्रॉपर पेरिस्टाइटिस नहीं हो रही है ना, या यहीं पर फर्मेंटेशन हो रहा है, या तेल घी खाने से कोई दिक्कत हो रही है, लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा, आपको समझ में आ रहा है कि एब्डोमेन के ऑर्गन जो हैं दे आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग। और जब ऐसा वो नहीं हो रहा, दे आर नॉट प्रॉपरली वर्किंग, तो दुबला होना लाजमी है भाई। न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो अपने आप ही मेंटल विगर रहेगी, ना फिजिकल विगर रहेगी, ना चुस्ती फुर्ती रहेगी, ना जिस्म में जान या ताकत रहेगी, कमजोरी भी फील होगी। तो स्प्लैंचनिक ब्लू की कंडीशन में अगर कोई किसी भी वजह से दुखी या डिप्रेशन में रहता है, और उसका ऐसा लग रहा है देख के सिम्टम्स की एब्डोमिनल ऑर्गन्स को ढंग से काम नहीं कर रहे, इसकी वजह से इसका न्यूट्रिशन अफेक्टेड है, और इसकी वजह से इसको दुबला हो रहा है, या जो कुछ भी है। स्प्लैंचनिक ब्लूज समझ में आया? व्हाट इज स्प्लैंचनिक ब्लूज? ऐसी कंडीशन में अल्फा अल्फा, वो कंडीशन भी जो रहती है ना, जो इतने दिन से दुखी, उसमें भी वो अच्छा फील करता है, इसमें मेंटल विगर, भूख भी फिर खुल जाती, फिर खाना भी लगता है, फिर वेट भी बढ़ता है, और खाना लगता है तो मेंटल और फिजिकल विगर भी लगता है, चेहरे में चमक आ जाती है। ये अंडरस्टैंडिंग बस आपकी होनी चाहिए, तो आप सही तरीके से, नहीं तो फिर वैसे ही होता है, न्यूरास्थेनिया देख के लोग बाग बिना सिटाइवा दे दिया, पता चला उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ माल न्यूट्रिशन टाइप का दिख रहा है, कोई ऐसी मेंटल या ओवर एक्सर्शन या ओवर एब्यूज ऑफ सेल्फ, ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि नर्वस सिस्टम थक जाए, तो फिर कैसे काम करेगी? ठीक, नर्वसनेस, फिर यही इसी कारण से नर्वसनेस हो, इंसोम्निया, नींद नहीं आने की शिकायत हो, और एक खास न्यूट्रिशन अफेक्टेड दिख रहा है, न्यूट्रिशनल ऑर्गन अफेक्टेड दिख रहा है। पेशेंट बोलेगा जिस दिन कुछ ऐसा चूर्ण ले लेता हूं, उस दिन जब पेट साफ हो जाता है मेरा, फिर उस दिन भूख भी अच्छी लगती है, फिर खा भी लेता हूं, तो उस दिन अच्छी नींद भी आती है। नहीं तो वैसे इंसोम्निया, नींद प्रॉपर नहीं आने की शिकायत, या वो इनडाइजेशन, नर्वस डाइजेशन, सॉरी नर्वस इनडाइजेशन। नर्वस इनडाइजेशन मतलब किसी भी वजह से अगर मन में घबराहट है, एग्जाम आने वाले, मन में घबराहट है, किसी भी वजह से आदमी नर्वस है, इंटरव्यू देने जाना है, और पेट से रिलेटेड इनडाइजेशन शिकायत हुई, खाना नहीं पचना, गैस बनना, डकारे आना, ये चीजें हो रही हैं, अगेन अल्फा अल्फा
अभी तक आपको सिर्फ क्या मालूम था कि भूख नहीं लगे, दुबला हो रहा है, लेकिन अब आपको इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज है कि कैसी और ज़बरदस्त कंडीशन में। और जब इसका नेचुरल सी बात है, जब इसकी बात हुई तो अविनाश टाइवा की बात हो गई। ये दोनों की अच्छी और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने से आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये और एक इतना अच्छा टॉनिक है कि अगर कोई आपको मालूम नहीं है, रेमेडीज नहीं मालूम है, आप उतने अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं अभी, या आप कंफ्यूज हैं कि ये रेमेडी दूं कि ये रेमेडी दूं, लेकिन अगर कोई आपके पास ऐसे आए, कोई मदर, उसका छोटा इन्फेंट बच्चा है दूध पीने वाला, और प्रॉपर दूध नहीं होता, ऊपर का देना पड़ता है, पेट नहीं भरता है, नहीं तो रोता है। दूध पीने के बाद भी बच्चा रो रहा है, मतलब आमतौर पे ये होता है कि लैक्टेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, दूध अच्छे से नहीं बन रहा है ना, होता नहीं होता है, हाँ? दूध अच्छे से नहीं बन रहा है। अविना सटाइवा इज अ वेरी गुड मदर टिंचर, जिसको आप फिजियोलॉजिकल डोज में देके यूज कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, लैक्टेशन बढ़ाने के लिए, माओ में दूध बढ़ाने के लिए। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजेस क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन नर्सिंग मदर्स। वैसे भी दे सकते, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है और मम्मी दूध पिलाने वाली है और उसको अगर ये दें तो लैक्टेशन की वजह से जो कमजोरी आती है माओ में वो नहीं आती है, दूध की क्वालिटी बढ़ती है, दूध की क्वांटिटी बढ़ती है, क्योंकि उसकी भूख बढ़ती है, उसका डाइजेशन टोन अप होता है, भूख अच्छी लगती है, वो खाती है, प्रॉपर लगता है शरीर में, मिल्क अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में आता है, बच्चा पी के मस्त सो जाता है, रोता नहीं रहता। ठीक है ना। एक और बढ़िया टॉनिक टाइप रेमेडी है अपने पास, शायद कभी आपको काम आए। कई बार इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आ जाएं कि अभी बुखार से उठे हैं, किसी बड़े बुखार से उठे हैं, अभी टाइफाइड से उठे हैं, अभी मलेरिया से उठे हैं, कोई भी ऐसी बुखार जिसमें आया हो, कोई भी ऐसी कंडीशन, और अच्छा चला हो, और उसके बाद से थकन बनी हो तो ठीक हो गया है, कुछ भी किया हो, आयुर्वेदिक लिया हो, एलोपैथी लिया हो, होम्योपैथी लिया हो, सब पे पेलिएट हो गया हो, क्योर नहीं हुआ हो कुल मिला के, क्योंकि तभी लिंगरिंग कंडीशन जब क्योर होता है आदमी ना, तो सिम्टम्स जाने के साथ उसकी जनरल कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए, उसकी भूख इंप्रूव होनी चाहिए, उसका फिजिकल विगर इंप्रूव होना चाहिए, ये साइन होता है क्योर का। उसकी नींद इंप्रूव होना चाहिए, उसका मेंटल स्टेट इंप्रूव होना चाहिए, उसका डाइजेशन इंप्रूव होना चाहिए। अब वो ठीक, फीवर तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से थका थका रहता है, बहुत थकान रहती है। आफ्टर एनी एग्जॉस्टिंग फीवर, किसी भी तरह का कोई भी बुखार रहा हो, उसके बाद चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट करा के ठीक हो गया हो, एलोपैथी खाया हो, कुछ भी खाया हो, उसके बाद से वो थका थका रहता है, उसके ठीक हो जाने के बाद से, आफ्टर एनी काइंड ऑफ एग्जॉस्टिंग फीवर्स, बिल्कुल जादू की तरह काम करने वाली मदर टिंचर है अल्स्टोनिया क्यू। अल्स्टोनिया क्यू ये मदर टिंचर इस तरीके से टॉनिक टाइप यूज होती है। ये बड़े हैंडी टिप्स हैं ये सारे, चाहे ऑर्गेनन की स्टडी और होम्योपैथी की प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर होना है आपको, कैसे, हाउ टू मेक यूर सेल्फ एन अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर, कैसे बनाए हम ये चीज हो, चाहे इस तरह के हमेशा आने वाले, हमेशा टकराने वाले एक अच्छे डॉक्टर के सामने इस तरह की चीजें हमेशा टकराती रहती हैं,
और इस तरह के हैंडी टिप्स इतने क्लैरिटी के साथ अगर आपके माइंड में है तो आप इन सब चीज़ का कितना बेनिफिट ले सकते हैं। कई बार आपके क्रॉनिक पेशेंट्स इस तरह की कोई भी एक्यूट कंडीशंस लेके आ जाए और आपके पास अपने इस तरह के रेमेडीज का, इस तरह के हैंडी टिप्स का नॉलेज है कि अपने क्रॉनिक जो चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए सही तरीके से कैसे उसको या तो कॉम्प्लीमेंट्री के साथ या तो इस तरह की मदर टिंचर टॉनिक टाइप, ऐसी काफ़ी सारी हमारी उसमें वो है टॉनिक टाइप रेमेडीज। हमेशा लोग बाग आर्निका को इंजुरी के लिए यूज़ करते हैं, हमेशा लोग बाग आर्निका को इंजुरी के लिए यूज़ करते हैं। आप डॉक्टर बोरिक में जब इसका वो देखोगे इंट्रोडक्शन, तो उसमें एक जगह उन्होंने लिखा हुआ है अ मस्कुलर टॉनिक। अगर मतलब अगर कोई जाके अच्छी जिमिंग कर लिया, उसके बाद उसके हाथ पांव में लेमनेस या कमजोरी या जल्दी उसकी मसल्स थक जाती है ना, या अभी अभी बहुत समय तक आदत नहीं थी, मसल्स वीक हो गई हैं और अब आप उससे एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो तो किस तरीके से मसल्स वीकनेस और पेन, इन सब चीज़ों, तो उसमें आप आर्निका को जस्ट एज ए टॉनिक इन पोटेंसी आप यूज कर सकते, फ्रीक्वेंट रिपीटिशन आर्निका है ना, मदर टिंचर में आप यूज कर सकते। बट लो पोटेंसीज में फ्रीक्वेंट रिपीटिशन अगर आप करें, डॉक्टर बोरिक सजेस्ट करते हैं फ्रॉम 3rd to 30th पोटेंसी। और जब आप ऐसा कोई टॉनिक टाइप अगर आप लेना चाह रहे हैं तो लो पोटेंसी में फ्रीक्वेंट रिपीटिशन दें उसको, 3rd, 6 इस तरह की पोटेंसी में, तो वो एक मसल टॉनिक का काम करती है, मसल्स की कमजोरी में मसल्स को मजबूती देती है। बात समझ में? तो ये सब हैंडी टिप्स आपको मालूम होना चाहिए। तो आज हैंडी टिप्स के अंदर अपन ने थोड़ा सा कुछ ऑर्गन से रिलेटेड बातें करी, थोड़ा ये कुछ हैंडी और इनकी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग अब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा क्लैरिटी से इन दोनों अविना सटाइवा और इनके बारे में आप बात कर पाओगे। ठीक है ना, और बात कर लें, थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं अपन। ये अलग से जब हम कभी बात करेंगे तो अलग से बात करेंगे अविना सटाइवा के बारे में। अभी तो कंपैरिजन करते करते अपन ने बात कर लिया, अब क्या है चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, ठीक, अब नेक्स्ट टाइम जब भी होगा फिर देखेंगे। स्टॉप।